देखो इलस्ट्रेशन नंबर 4, as engineering company is considering to replace और रिपेयर अ पर्टिकुलर मशीन। तो ये दो डिसीजन लेना चाहता है, या तो कंटिन्यू करें मशीन को रिपेयरिंग करवा के, या फिर मशीन को रिप्लेस कर दें। तो रिप्लेसमेंट डिसीजन है, विच हैज जस्ट ब्रोकन डाउन। लास्ट ईयर दिस मशीन कॉस्टेड 2 लाख टू रन एंड मेंटेन। पिछले साल इस मशीन की मेंटेनेंस कॉस्ट, रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट आई थी 2 लाख रुपए। These costs have been increasing in real terms in recent years with the age of the machine. A further useful life of 5 years is expected if immediate repair of 1,90,000 are carried out. देखो, आज अगर 1,90,000 रुपए का रिपेयर करवा लेते हैं तो ये 5 साल तक और चल जाएगी मशीन। ठीक है। If the machine is not repaired, it can be sold immediately to realize about 50,000. बोल रहे हैं अगर इसको रिपेयरिंग नहीं करवाते तो आज इसको 50,000 रुपए में बेच सकते हैं। बेचने पे कोई कैपिटल गेन लॉस होगा, उसको इग्नोर कर देना। इग्नोर लॉस और गेन ऑन सच डिस्पोजल। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट करना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने मना किया, अदरवाइज तो हमें करना पड़ता। आगे, अल्टरनेटिवली द कंपनी कैन बाय न्यू मशीन। इसकी जगह नई मशीन खरीद लो, 4,90,000 रुपए की आएगी। उस मशीन से लाइफ 10 ईयर होगी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों ऑप्शन की लाइफ सेम है या अलग अलग है। देखो, अगर आप मशीन को रिपेयर करवाते हो तो मशीन 5 साल चलेगी, और नई मशीन खरीदते हो तो वो 10 साल चलेगी। इसके लिए मैंने आपको एक नोट लिखाया था, जब भी लाइफ सेम नहीं होती प्रोजेक्ट की तो आपको एनपीवी या फिर पीवीसीओ के बेसिस पे डिसीजन नहीं देना, आपको वहां पे क्या निकालना पड़ेगा, एनुअल इक्विवेलेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। विद नो साल्वेज वैल्यू आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन एसएलएम बेसिस। डेप्रिसिएशन है एसएलएम बेसिस पे लगाना है इस पे। इन दिस केस रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट विल रिड्यूस टू 1,40,000। जो 2 लाख रुपए का खर्चा आता है वो 1,40,000 का हो जाएगा। एंड आर नॉट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज मच इन रियल टर्म्स फॉर अ फ्यू ईयर्स एटलीस्ट। एस इंजीनियरिंग कंपनी रिगार्ड अ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 10%, 10% की डिस्काउंटिंग रेट लगानी है एज a minimum requirement on any new investment. Considering capital wasting technique, which alternative will you choose? टैक्स रेट दे रखी है 50%। डेप्रिसिएशन एसएलएम बेसिस पे एक्सेप्टेड है टैक्स पर्पज के लिए, और पीवी फैक्टर 10% के आपको दे रखे हैं। 5 साल का क्यूमुलेटिव दे रखा है, 10 साल का क्यूमुलेटिव दे रखा है। ठीक है, देखो क्या करेंगे इसमें, दोनों ऑप्शन की आप क्या निकालोगे। पहले तो मुझे बताओ, इसमें इनफ्लो का डेटा दे रखा है या केवल आउटफ्लो का डेटा दे रखा है। चेक करो क्वेश्चन में, केवल इनफ्लो का, केवल आउटफ्लो ही दे रखा है ना। तो दोनों प्रोजेक्ट, दोनों ऑप्शन की कॉस्ट निकाल दो टोटल। यहाँ इंक्रीमेंटल अप्रोच नहीं लगाएंगे, टोटल अप्रोच लगाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइफ अलग अलग है। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल अप्रोच नहीं लगानी है, रिप्लेसमेंट डिसीजन ही है, बट आप लगाओगे टोटल अप्रोच। इलस्ट्रेशन नंबर 4, दोनों का निकाल लो। पहले हम बात कर रहे हैं रिपेयर ऑप्शन की। देखो, अगर मशीन को रिपेयर करवाओगे तो क्या क्या खर्चे लगेंगे आप। तो एक तो कॉलम बना दोगे आप पर्टिकुलर्स का, और एक बना दोगे आप रुपीज का। अगर मशीन को रिपेयर कराओगे तो क्या क्या खर्चे लगने वाले हैं आपके, स्टार्टिंग से देखते जाओ। पहला 2 लाख का तो कोई मत, ये तो ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ठीक है, देखो 1,90,000 रुपए लगेंगे रिपेयर करने के। रिपेयर्स कॉस्ट एट T0 1,90,000। इसकी प्रेजेंट वैल्यू करने की जरूरत नहीं है। फिर और क्या लगेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगी प्लस पीवी ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू कर दो। मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, 2 लाख, और 5 साल का फैक्टर कितना है,
3.791 कितना होगा? $7,58,200। 5 साल बाद क्या कोई सालवेज वैल्यू दे रखी है इसकी? कुछ नहीं दे रखा, मैटर खत्म। 2 ही खर्चे लगने वाले हैं, ठीक है। एक डेप्रिसिएशन भी दे रखा है इसमें, पर इसके अच्छा 1 मिनट, टैक्स की रेट दे रखी है ना, या तो इनको आफ्टर टैक्स कर दो या लास्ट में कर दो एक साथ। देखो टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है, आप चाहो तो यहाँ पे भी आफ्टर टैक्स कर सकते थे, आप चाहें तो अलग भी कर सकते हैं। मैं इसी में कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, पीवी ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट आफ्टर टैक्स अगर मुझे इसको करना हो तो इंटू 1 - टी और कर दो। देखो टैक्स की रेट क्या दे रखी है आपको, अलग से करना चाहते हो तो अलग से भी पॉसिबल है, कोई इशू नहीं। टैक्स की रेट दे रखी है 50%, तो 1 - 0.50 आधा कर दो इसको, ये तो हो जाएगा 379,100। और इसको रिपेयर कॉस्ट के लिए अलग से लिखेंगे, देखो ये तो हो जाएगा 379,100। रिपेयर कॉस्ट कब लग रही है? T0 पे। इसकी टैक्स सेविंग कब होगी? टैक्स सेविंग होगी तो लेस कर दूं ना इसको, आउटफ्लो की टेबल बना रहे हैं हम, तो टैक्स सेविंग को लेस कर देते हैं। पीवी ऑफ टैक्स सेविंग ऑन रिपेयर्स। देखो रिपेयर्स का खर्चा T0 पे लगेगा, उसकी टैक्स सेविंग कब होगी? T1 पे। तो खर्चा कितना है? 1,90,000 का, उसकी टैक्स कितनी सेविंग होगी? 0.50 इंटू पहले साल का पीवी फैक्टर कितना है? 1.1 डिवाइड इक्वल। आप चाहो तो इसको 0 पे भी कर सकते हो, देखो दोनों ट्रीटमेंट अलाउड होते हैं इसके, ठीक है। नॉर्मली टैक्स सेविंग कब होती है? साल के एंड में होती है, इसलिए मैंने साल के एंड में कर दिया। आप चाहो तो रिपेयर कॉस्ट को डायरेक्टली आफ्टर टैक्स भी कर सकते हो, दोनों अजम्पशन करेक्ट है, दोनों से आंसर करेक्ट है। तो जी कितना आता है बोलो? 1,90,000 इंटू 0.5 इंटू 0.909, 86355 का फायदा होगा। और क्या बेनिफिट है बोलो? एक डेप्रिसिएशन की टैक्स शील्ड मिलेगी ना, बट डेप्रिसिएशन का अमाउंट तो दे ही नहीं रखा, क्योंकि मशीन की कॉस्ट नहीं दे रखी, तो यहाँ डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी नहीं पता। ठीक है, टोटल आ रहा है 4,82,745। ये क्या है? ये है पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। इसको डिवाइड करेंगे किससे? क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर 10% 5 ईयर्स का 3.791 से, तो क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट आ जाएगी। $1,27,400। ठीक है, तो रिपेयर ऑप्शन की तो ये कॉस्ट है आपकी, 1,27,400 रुपए की एनुअल कॉस्ट आएगी। चले आगे, सेकंड ऑप्शन पे आ जाओ। रिप्लेसमेंट ऑप्शन, वही 2 कॉलम इसमें बनाने हैं आपको, पर्टिकुलर्स
और अमाउंट 127,340 आएगा। कैसे? 482,745 डिवाइडेड बाई 3.791, 127,340। ओके, 1,27,340। ठीक है। रिप्लेसमेंट में क्या होगा? देखो, नई मशीन लानी पड़ेगी आपको, उसकी कॉस्ट आएगी 4,90,000। तो सबसे पहले तो लिखो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 4,90,000 रुपए, लेस साल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, क्योंकि ओल्ड मशीन बेच देंगे हम यहाँ पे। कितने में बिकेगी वो? 50,000 में। ठीक है। साल्वेज वैल्यू नई मशीन की कुछ है नहीं। देखो यहाँ पे कोई कैपिटल गेन लॉस इग्नोर करना है आपको, बोल ही रखा है उन्होंने। दूसरा, मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगी, ऐड कर दो। पीवी ऑफ एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट आफ्टर टैक्स। देखो मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है? 1,40,000 रुपए, 1,40,000। तो 1,40,000 रुपए इंटू 10 साल तक लगेगी एक और, तो 6.145 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आफ्टर टैक्स करने के लिए 1 माइनस टैक्स रेट कर देंगे। लो जी, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 4,30,150। ठीक है। और क्या खर्चा है? एक बेनिफिट है हमारे लिए, तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड। अब पहले तो ये बताओ हर साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? देखो 4,90,000 की मशीन है, साल्वेज ऑफ ओल्ड कैसे? ये पूछ रहे हो कि आप साल्वेज ऑफ ओल्ड क्यों लिए? देखो रिप्लेसमेंट करोगे आप, नई मशीन खरीदोगे तो पुरानी सेल करेंगे ना। हेलो। आएगा समझ में? नई मशीन अगर आप खरीदोगे तो पुरानी मशीन सेल आउट करेंगे, तो उससे पैसे आएंगे ना हमारे पास, उसको लेस कर दिया हमने। और कोई डाउट है क्या दक्षिता? एज ए पोर, हाँ, दोनों जगह कर सकते हो इसका ट्रीटमेंट। अच्छा ये डाउट है क्या? देखो ये जो 50,000 है ना, इस 50,000 को यहाँ लेस भी कर सकते हैं, और इस 50,000 को हम रिपेयर वाले ऑप्शन में एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी दिखा सकते हैं। अगर इधर दिखाएंगे तो ये 50,000 की कॉस्ट दिखाएंगे, और अगर इस ऑप्शन में दिखाएंगे तो ये 50,000 लेस करके दिखाएंगे। ठीक है। कई चीजों के क्या मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, इसलिए अलग अलग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सारे ट्रीटमेंट राइट है। डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड बताओ मुझे अब। अगर 4,90,000 की कॉस्ट है, सालवेज वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाय 10 साल करूंगा तो एक साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इस डेप्रिसिएशन पे सेविंग कितनी होगी? टैक्स रेट के बराबर 50%। ठीक है, इनटू 10 साल का इसका क्यूमुलेटिव
प्रेजेंट वैल्यू निकालो, ये लो कितना आएगा आप निकालो, 49,000 इंटू 50% इंटू 6.145, ये आ गया आपका 1,50,553। करेक्ट है क्या? टोटल लगाओ अब इसका, सालवेज कुछ है नहीं ना, इसका टोटल लगा दो चारों को, चारों अमाउंट का, ये आपकी हो जाएगी पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। ये माइनस में आएगा, ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन टैक्स शीट ऐड कर दिया होगा आपने, ये माइनस में आएगा। $719,595, ये पीवीसीओ है, क्योंकि लाइफ अलग अलग है तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर ऑफ 10% फॉर 10 ईयर से डिवाइड करो, कितना है 6.145, इससे डिवाइड करो तो आपके आ जाएगा इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। ₹1,17,103। ठीक है, अब कंपेयर कर लो, देखो कौन से ऑप्शन की कॉस्ट कम आ रही है। ऊपर वाले ऑप्शन की कॉस्ट 1,27,000 है, इसकी 1,17 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कंक्लूजन। सिंस इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट is lower than repair, therefore replacement should be preferred। बस इतना सा इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो पीवीसीओ के बेसिस पे मत कर देना। देखो पीवीसीओ के बेसिस पे करोगे तो क्या आंसर होगा, रिपेयर का पीवीसीओ 4,82,000 है, इसका 7,19,000 है, तो इस बेसिस पे आप बोलोगे रिपेयर ऑप्शन ज्यादा बेटर है। पर जब लाइफ अलग अलग हो तो इक्विवेलेंट एनुअलाइज करना पड़ता है और उसके बाद डिसीजन लेना पड़ता है। अब बोलो, अब कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप बोल सकते हो। देखो ये तो रिप्लेसमेंट का आपका आंसर है, मॉड्यूल से मैच हो रहा है क्या आंसर? नहीं हो रहा, कुछ बोल रहे हो रहा है, कुछ बोल रहे नहीं हो रहा। हाउ इज दिस पॉसिबल? अलग अलग मॉड्यूल थोड़ी है तुम्हारे पास, चेक कर लेते हैं। रिपेयर में आंसर आ रहा है इनका 1,25,000 और हमारा कितना आ रहा है 1,27,000। ठीक है, तो ये वाला जो डिफरेंस है ना, ये तो इस राउंड इसकी वजह से है। हमने टैक्स शीट लिए एट द एंड ऑफ ईयर 1 और इन्होंने टैक्स शीट लिए डायरेक्ट, 1,90,000 का 50% कर दिया ना। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये दोनों ट्रीटमेंट करेक्ट है। पर पर ज्यादा अगर डिटेल्ड में जाओगे तो टैक्स सेविंग T1 पे ही होती है, पर आप ये कर सकते हो, ये शॉर्टकट है आंसर में, ये एक्सेप्ट करते हैं। दिया हुआ है क्या अल्टरनेटिव?
और इसका आंसर आ रहा है 1,17,103 और ये 1,17,103 ये परफेक्ट है। अल्टरनेटिव क्या दे रखा है? अल्टरनेटिव में भी तो 1,25 ही आ रहा है, लेकिन दोनों में ही तो सेम आ रहा है। अल्टरनेटिव तो इन्होंने सॉल्यूशन करने का तरीका अलग किया है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे पर जो चीज की वजह से डिफरेंस आ रहा है वो करेक्ट है, वो दोनों एक्सेप्टेबल है, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। नोट हो गया क्या सबका? क्योंकि आप देखोगे अलग अलग सॉल्यूशन में कई बार टेक्सटाइल T1 पे लेते हैं, कई बार वहीं ले लेते हैं। वहीं लेने का मतलब होता है कि शॉर्टकट कर दिया हमने, तो वहां पे आप चाहो तो एक वर्किंग नोट लिख के आना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है, कि हमने उसकी टाइम वैल्यू को इग्नोर किया। चलो आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6, कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, an infrastructure company, is evaluating a proposal to build, operate and transfer a section of 20 km of road at a project cost of 400 crore to be financed as follows। तो ये कंपनी दे रखी है कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, ये एक प्रोजेक्ट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जहां पे इसको रोड बनानी है, उसको मेंटेन करना है। टोटल 400 करोड़ रुपए लगने वाले हैं। कहाँ से लाएंगे 400 करोड़? देखो, बोल रहे हैं 100 करोड़ के तो इक्विटी शेयर इशू कर देंगे, और लोन एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% इंटरेस्ट पे लोन ले लेंगे 300 करोड़ का, हो गए 400 करोड़। तो 400 करोड़ इसको चाहिए ना, तो इसने क्या किया, 100 का तो इक्विटी शेयर इशू कर दिया और 300 करोड़ का इसने ले लिया लोन। और क्या रेट से लिया है वो? 15% की रेट से। तो इस तरीके से 400 करोड़ लाने का इनका प्रोग्राम है, ठीक है। प्रोजेक्ट आफ्टर कंप्लीशन विल बी ओपन टू ट्रैफिक and a toll will be collected for a period of 15 years from the vehicles using the road। बोल रहे प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद अर्निंग्स कहां से होगी? मतलब आपने रोड बना दी, उसके बाद अर्निंग्स का क्या काम है? 15 साल तक, 15 इयर्स तक टोल कलेक्ट करोगे आप। तो ये टोल चार्जेस का क्वेश्चन, ठीक है। द कंपनी इज आल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन द रोड ड्यूरिंग द अबव 15 इयर्स एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट पीरियड इट विल बी हैंडेड ओवर टू द हाईवे अथॉरिटी एट जीरो वैल्यू। तो समझना इस चीज को, पहले ये जो कंपनी है ना कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, ये खुद ही 400 करोड़ लगा के रोड बनाएगी, खुद ही टोल कलेक्ट करेगी, और उस टोल से खर्चा भी खुद ही बियर करेगी, और 15 साल बाद वो रोड गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देगी विदाउट एनी कॉस्ट, एट जीरो वैल्यू लिखा हुआ है, हैंडेड ओवर एट जीरो वैल्यू, ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड दैट टोल रेवेन्यू विल बी 100 करोड़ पर एनम। लो जी, 100 करोड़ रुपए मिलेंगे यहाँ पे। तो सेल्स, अगर मैं सेल्स बोलूं इसको, तो सेल्स पर एनम कितनी है? 100 करोड़ की। And annual toll collection expense including maintenance of road will amount to 5% of project cost। तो एक्सपेंस एनुअल खर्चा कितना है? प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5%, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट है 400, 400 का 5% कितना? 20 करोड़ का खर्चा है, 100 करोड़ की अर्निंग है। कंपनी कंसिडर टू राइट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इन 15 ईयर ऑन SLM बेसिस फॉर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पर्पस द कंपनी इज अलाउड टू टेक डेप्रिसिएशन एट 10% WDV, ठीक है। तो देखो इनकम टैक्स में जो चलता है वही लेना पड़ेगा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है वो WDV बेसिस पे लेना है आपको। ओके नेक्स्ट, द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर एग्रीएबल फॉर द रिपेमेंट ऑफ लोन इन 15 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ लेना फिर से, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट लिखा हुआ है, कंसिस्टिंग ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। कैलकुलेट प्रोजेक्ट IRR एंड इक्विटी IRR। इग्नोर टैक्स, देखो टैक्स इग्नोर करते ही आप डेप्रिसिएशन को भी इग्नोर कर दो, आपको बता रखी है बात पहले ही। तो ये WDV है, SLM है, ये सब गया, इसको कोई लेना देना नहीं है। और प्रोजेक्ट IRR और इक्विटी IRR, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है? इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताना
कि प्रोजेक्ट करें या नहीं करें, ये बताना है कि ये प्रोजेक्ट कितनी परसेंट से अर्न कर रहा है। एक तो प्रोजेक्ट की आईआरआर बतानी है और एक इक्विटी की आईआरआर बतानी है। क्या डिफरेंस है दोनों में? इस वर्ड को यूज करके कोई डिफरेंस स्पॉट कर सकता है क्या? इक्विटी आईआरआर एंड प्रोजेक्ट आईआरआर। अच्छा चलो ये बताओ मुझे, टोटल प्रोजेक्ट की क्या कॉस्ट लग रही है? पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या लग रही है? 300 करोड़ पे रिटर्न इज इक्विटी, नहीं गलत बोला ना आपने, 100 करोड़ पे आएगा। टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 400 करोड़। तो आप ये देखो, पूरे 400 करोड़ अगर मैंने पूरे खुद ने लगाए, मतलब ये मान लो कि ये दोनों पार्टनर है। कौन दोनों पार्टनर है? इक्विटी वाला और लोन वाला। ये मान लो ये दोनों लोग पार्टनर है, तो इन दोनों ने मिलके 400 करोड़ लगाए बिजनेस में। 400 करोड़ से क्या कमा रहा है ये? तो 400 करोड़ से दिख रहा है सीधा सीधा ये 80 करोड़ कमा रहा है हर साल, है ना? तो 400 करोड़ लगा के अगर हर साल 80 करोड़ प्रोजेक्ट कमा रहा है तो कितनी आईआरआर हुई? इसको तो हम बोलेंगे प्रोजेक्ट आईआरआर। इक्विटी आईआरआर का मतलब क्या? इक्विटी वालों ने कितने रुपए लगाए? 100 करोड़। वो बोल रहे हैं 100 करोड़ लगा के हमें क्या मिलेगा, वो हो जाएगी इक्विटी आईआरआर। आई बात समझ में? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डेटा भी ज्यादा नहीं है इसके अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो पहले तो मैं ये लिख देता हूं आपके लिए समझने के लिए, प्रोजेक्ट is to be financed as under equity share capital 100 crore and loan at the rate of 15% 300 करोड़, टोटल 400 करोड़। उसके बाद वो बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट आईआरआर की। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट आईआरआर निकालो। प्रोजेक्ट आईआरआर, ठीक है। देखो प्रोजेक्ट आईआरआर मतलब, मीनिंग लिख देता हूं, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। मीन्स द रेट एट विच द प्रोजेक्ट इज अर्निंग ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 400 करोड़। 400 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे जो प्रोजेक्ट अर्न कर रहा है वो है आपकी प्रोजेक्ट आईआरआर, ठीक है। अब प्रोजेक्ट क्या अर्न कर रहा है, देखो टेबल बना दो यहाँ पे एक पर्टिकुलर्स टोल रेवेन्यू। टोल रेवेन्यू कितनी है? 100 करोड़ लेस टोल कलेक्शन एक्सपेंसेज इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, ये है आपका 20 करोड़। ये लेस करेंगे तो 80 करोड़ पर एनम की क्या हो जाएगा? कैश इनफ्लो, ठीक है ना। एनुअल कैश इनफ्लो लिख देते हैं। सही है ये। क्यों कैश इनफ्लो लिख दिया? क्योंकि डेप्रिसिएशन का कोई ट्रीटमेंट करना नहीं है आपको, है ना, टैक्स ही नहीं है तब। ये एनुअल कैश इनफ्लो है। और कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट है? 400 करोड़।
अब IRR कैसे निकालते हैं, आपको आता है? क्या करेंगे बोलो IRR निकालने के लिए? नाउ द रेट एट विच PV of cash inflow is rate at which PV of cash inflow becomes equal to 400 करोड़ will be the project IRR। सिंपल, वो रेट निकालो जिससे कि PVCI 400 करोड़ आ जाए। तो चलो PVCI अब यहाँ पे अज्यूम करते जाते हैं। फर्स्ट PVCI एट द रेट ऑफ, क्या रेट से निकालू बताओ? गैस रेट कोई बता सकता है क्या कैसे निकालनी है? आपको IRR 2 बार क्वेश्चन करवाया मैंने, दोनों बार गैस रेट बताइए किस तरीके से निकालनी है। हालांकि ले कुछ भी सकते हो, फिर भी गैस रेट का एक ट्रिक बताया था, वो बताओ कितना आएगा? एनुअल रेट इंटू 1.5, बिल्कुल। तो एनुअल रेट कितनी होगी? देखो हर साल 80 करोड़ कमाओगे, 80 इंटू 15, टोटल 1200 करोड़ रुपए कमाओगे आप। माइनस 400 आपने लगाए, 800 की कमाई डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100, मतलब 200% का आपका HPR आएगा। डिवाइडेड बाई 15 कर दोगे तो 13.33 आपका एनुअल रिटर्न आएगा। इंटू 1.5 करेंगे तो ये गैस रेट आ जाएगी। ये सारा मैंने KLC पे किया है क्योंकि एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं। 20% गैस रेट आ रही है मेरी, तो मैं यहाँ पे 20% से आंसर निकाल देता हूँ। ठीक है, और शॉर्टकट ट्रिक होता है, हर साल का कैश इनफ्लो सेम है ना, तो क्यूमुलेटिव पी फैक्टर लगा देंगे यहाँ पे हम। 20% से कितने साल का? 15 साल का। सालवेज वैल्यू 0 दे ही रखी है आपको। 80 इंटू, बताओ 20% से 15 साल का क्यूमुलेटिव पी फैक्टर। $4.675, ये आ रहा है 374 करोड़। ठीक है, आ रहा है क्या सबका? पर ये आंसर नहीं है, क्या करना पड़ेगा बोलो? रेट कम करूं कि रेट ज्यादा करूं? हमें 400 करोड़ लाना है इसको। ज्यादा इज रॉन्ग, उल्टा रिलेशनशिप होता है ना। रेट कम करेंगे तो ये अमाउंट ज्यादा आएगा, तो 19% से निकालो। तो 19% से 80 इंटू 19% का क्यूमुलेटिव भी फैक्टर निकालो 15 साल का। ये आएगा आपका 4.876। ये आ गया 390। अगेन काम नहीं हुआ हमारा। थर्ड PVCI एट द रेट ऑफ 18% से निकाल देते हैं। 80, क्योंकि शॉर्टकट है ना, तो 1-1% से निकाल रहा हूं। ये आएगा आपका 5.092। दिस इज 407.36। चेक कर लेना एक बार अमाउंट। एक बार चेक करो, यही आ रहा है क्या सबका? देखो अब काम हो जाएगा आपका। 19% पे 390 है, 18% पे 407 है, मतलब प्रोजेक्ट IRR है इन दोनों के बीच में। देयरफॉर प्रोजेक्ट IRR इज इक्वल्स टू, देखो पहली लाइन में हमेशा फॉर्मूला लिखना होता है आपको। फॉर्मूला मैंने आपको लिखा रखा है,
वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे पुट कर देना। वैल्यू लिख रहा हूं मैं, प्रोजेक्ट IRR 18 प्लस 18 पे कितनी पीवीसी आई है 407.36 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 400 का डिवाइडेड बाय लोअर रेट पे पीवीसीआई माइनस अपर रेट पे पीवीसीआई इनटू दोनों रेट का डिफरेंस। ठीक है, फॉर्मूला हमेशा लिखना है एग्जाम में, फॉर्मूले के मार्क्स देते हैं वो आपको। लो जी, इसको सॉल्व करो। ये हो गई आपकी 18.42%। जिसको भी डाउट हो वो अभी बता दो। प्रोजेक्ट IRR सिंपल है, जो आप प्रोजेक्ट के लिए निकालते हो हमेशा IRR, उसी की बात कर रहे हैं, तो वो IRR निकाल दी। नोट हो जाए तो बता देना। चलो अब बात कर रहे हैं इक्विटी IRR पे। लो बी, इक्विटी IRR का मतलब क्या, इक्विटी वालों ने कितने रुपए लगाए, मींस रेट एट विच इक्विटी शेयर होल्डर्स आर अर्निंग फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़। इक्विटी वालों ने कितना पैसा लगाया, 100 करोड़। 100 करोड़ में वो क्या कमा रहे हैं, तो बहुत सिंपल है, पूरा प्रोजेक्ट क्या कमा रहा है वो आपको बता रखा है। इक्विटी वाले क्या कमाएंगे, लोन वालों को जो पैसा देंगे उसके बाद जो बचेगा वो इक्विटी वाले की कमाई है। ठीक है, तो देखो पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीज। टोल कलेक्शन कितना दे रखा है, टोल रेवेन्यू, ये पर एनम का ध्यान रखना, 1 से 15 साल का कॉमन है। टोल रेवेन्यू दे रखा है आपको 100 करोड़ का, 100 करोड़ की तो टोल रेवेन्यू दे रखी है, माइनस टोल कलेक्शन, ठीक है ना, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, वो है आपका 20 करोड़, माइनस इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट अलग क्यों नहीं कर रहा मैं, क्योंकि इंटरेस्ट पे जो टैक्स सेविंग होने वाली है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, टैक्स है ही नहीं क्वेश्चन में। तो सिंपल सी बात है कि आप लोन जिससे लिया उसको कितना पेमेंट करोगे हर साल, तो हर साल उसको इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट देंगे। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, क्या फॉर्मूला होता है, लोन अमाउंट डिवाइडेड बाय क्यूमुलेटिव पी फैक्टर। कितने रुपए का लोन लिया था, 300 करोड़ का, डिवाइड कर दो इसको क्यूमुलेटिव पी फैक्टर से। क्या परसेंट से लोन लिया था, 15% से 15 साल का, 15% से लिया था ना, हाँ। 15% से 15 साल का क्यूमुलेटिव पी फैक्टर कितना होता है, 5.847। तो ये आ जाएगी आपकी इक्विटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट।
51.31। देखो क्या होगा, हर साल इतना पेमेंट आप लोन वालों को करोगे, तो इक्विटी वालों के हाथ में क्या आएगा, एनुअल कैश इनफ्लो फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना पैसा बचेगा, 28.69 करोड़ बचेगा उनके लिए। क्लियर है ये सबको? प्रोजेक्ट के लिए हमने दो ही अमाउंट लेस, एक अमाउंट लेस की थी, इक्विटी वालों के लिए एक अमाउंट और लेस कर दो कि लोन वालों को कितना देंगे हम। लोन वालों को फिक्स है 51.31 देंगे हर साल, क्योंकि इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट है। अब नाउ इक्विटी आईआरआर क्या होगा, इक्विटी आईआरआर, इक्विटी आईआरआर will be the rate at which PV of cash inflow will be equal to 100 करोड़। 100 करोड़ के बराबर हो जाए। अगेन वही बात है, अजम्पशन करो किस वैल्यू से पीवी निकालना है, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो एट द रेट। बताओ क्या कैश रेट लेनी चाहिए आप, और फिर मैं कर दूंगा 28.69 मल्टीप्लाई बाय उसका क्यूमुलेटिव पी फैक्टर। कौन बताएगा करेक्ट आंसर? $5.847 कैसे आया? 5.847 पीवी फैक्टर है ना, क्यूमुलेटिव पी फैक्टर 15% का 15 साल के लिए था ना, 15 साल के लिए हमने लोन लिया था 15% की रेट से, तो उसका क्यूमुलेटिव पी फैक्टर है ये। चेक करो एक बार निकाल के, ये आ रहा है ना। इसकी गेस रेट कौन बताएगा? बोलो ना गेस रेट, इतनी देर टाइम लगाते हो आप? 33, हाँ परफेक्ट। तो कुछ अराउंड 33 में एक बार 33 से कर लूं। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुछ किसी भी रेट से कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। आप अपनी मर्जी से कोई भी रेट लिखो। सर गेस की कैलकुलेशन बता दो एक इस क्वेश्चन में। देखो गेस रेट हमेशा, यहाँ पे साइड में बता रहा हूँ मैं आपको, एचपीआर निकालना तो अब आना चाहिए मेरे हिसाब से। अब नहीं आ रहा तो फिर दिक्कत है आपको। 15 साल का एचपीआर कैसे निकलेगा, क्लोजिंग वैल्यू माइनस ओपनिंग वैल्यू अपॉन ओपनिंग वैल्यू इनटू 100। क्लोजिंग वैल्यू कितनी है, देखो आप हर साल कितना कमा रहे हो, आप हर साल कमा रहे हो 28.69, तो 15 साल में कितना कमाओगे, ये तो आपकी क्लोजिंग वैल्यू हो जाएगी। स्टार्टिंग में आपने लगाया कितना इस प्रोजेक्ट में, 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 करोड़ इंटू 100, ये कितना आएगा बताओ, 28.69 इंटू 15 माइनस 100, तो ये आ जाएगा 330.35। ठीक है ना, इतना परसेंट रिटर्न आप कमा रहे हो होल्डिंग पीरियड से। तो एनुअल रिटर्न कितना होगा, एनुअल रिटर्न क्या होगा, इसको 15 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इसको 15 से डिवाइड करेंगे हम तो कितना आएगा, 22.02 आएगा। अब मैंने आपको बता रखा है गेस रेट निकालने का ट्रिक, एनुअल रिटर्न जो आता है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो। पर ये रफ है, जरूरी नहीं है ऐसा हमेशा करेक्ट होगा, तो ऐसे मत बोलना कि ऐसे किया था सर फिर भी आंसर नहीं आया। तो अप्रोक्स 33% के आसपास आंसर होना चाहिए। अगेन बोल रहा हूँ कोई जरूरी नहीं है, श्योर नहीं है, जो भी होगा अभी चेक करते हैं। चलो 33% से निकालो। अब 33% से पी फैक्टर निकालो,
15 साल का क्यूमुलेटिव। ये आएगा 2.988। इट्स 85.73। ठीक है, तो 100 करोड़ से अभी तो काफी दूर है। गैस रेट चेंज करो, PVCI एट द रेट। एक बार 30 करके देख लेते हैं कि इसके बीच में है या और नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, 30% से निकालो। ये आएगा आपका 3.268। $93.76। अभी भी नहीं है आंसर, अभी भी और जाना पड़ेगा नीचे। और नीचे जाना पड़ेगा। अब एक बार मैं 29 से निकाल रहा हूं, हो सकता है आ जाए यहाँ पे आंसर। 28.69 मल्टीप्लाई बाई 29% का निकालो। अभी भी काम नहीं हुआ, एक और रेट ले रहा हूँ। PVCI एट द रेट ऑफ 27% से ले, नहीं 28 से ले लो, क्योंकि 28 से भी नहीं आएगा तो 27 से लेना ही पड़ेगा वैसे भी। शॉर्टकट है ना। थ्री 3.483। देखो ये अप्रोक्स आंसर आ गया 99.93। तो वैसे तो आप इसको अप्रोक्स आंसर लिख के आ सकते हो, और इंटरपोलेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। 28% आप बोल सकते हो इक्विटी आईआरआर है, और परफेक्ट चाहिए आपको तो 27 से निकालो, पर आंसर 27.9 समथिंग कुछ ऐसे आने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि यहाँ आंसर आप कंप्लीट कर सकते हो। पूरा ही निकालना हो तो 27 से और निकाल लो, आंसर वैसे 28 आ गया आपका। थ्री 3.601। जीरो 3.31। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे इक्विटी आईआरआर इज इक्वल टू, पहले तो फॉर्मूला लिख देना, देन 27 प्लस 27 पे वैल्यू आ रही है 103.31 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 103.31 माइनस 99.93, और इनटू करोगे दोनों का डिफरेंस 28 माइनस 27। देखो आंसर वही आ रहा है, अप्रोक्स 27.98%। तो ये नहीं निकाल के आप डायरेक्ट 28 लिखोगे तो चल जाएगा। टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम देख लेना, टाइम नहीं हो तो यहीं पे आंसर रोक देना, और है तो और आगे निकाल देना।
हो गया क्या सबका? अब इसमें एक चीज और है, देखो ये आंसर वैसे तो 28% आ रहा है हमारा, बट ये 28% क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने वैल्यू ली है पॉइंट्स में अप्रोक्स करके। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हमने इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट 551.31 ले ली, ठीक है, जबकि ये पूरी अगर वैल्यू लेते तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एग्जैक्ट वैल्यू आती। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक और है कि यहाँ पे शॉर्टकट कितना अमाउंट आना चाहिए था। देखो प्रोजेक्ट आईआरआर में और इक्विटी आईआरआर में एक डिफरेंस आप शॉर्टकट ट्रिक से निकाल सकते हो। समझने वाली चीज है। देखो स्टार्टिंग में हमने 400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। 400 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पे क्या अर्निंग कर रहे हैं वो हमने निकाल दिया था। प्रोजेक्ट आईआरआर कितना आया था? 18.42%, ठीक है। 400 करोड़ रुपए लगाए हमने, मतलब उसके हर पैसे पे हम कितना कमा रहे हैं? 18.42% कमा रहे हैं, ठीक है। अब इसके दो टुकड़े करते हैं। इसमें से 300 करोड़ का तो लोन था और 100 करोड़ का इक्विटी था। इक्विटी वालों का सोचना आप क्या कर रहे हैं ये लोग। कमाई कितनी हुई 400 करोड़ पे? 18.42%। इसमें से लोन वालों को कितना परसेंट दिया हमने, बताओ? लोन वाले को कितना परसेंट पैसा दे रहे हैं हम? बता सकता है क्या कोई परसेंटेज? कितना परसेंटेज पैसा लोन वाले को दे रहे हैं हम? 15% ही तो दे रहे हैं ना। 15% इंटरेस्ट नहीं दे रहे क्या हम? अमाउंट नहीं बोल रहा मैं, रिटर्न। रिटर्न हम जो कमा रहे हैं उसका, हमने 300 करोड़ का लोन लिया था उनसे, तो उनको 15% ही तो दे रहे हैं ना उसका, ठीक है। उनको हम दे रहे हैं 15%, जबकि उनके 300 करोड़ पे हम कितना कमा रहे हैं? 18.42%। तो क्या मैं यह बोल सकता हूँ कि सेविंग्स, कितनी सेविंग कर ली मैंने? 300 करोड़ की 3.42% सेविंग करी नहीं करी? कितना होता है? 10.26 करोड़। इतने रुपए हमने बचा लिए। किसने बचाई ये पैसे? ये सेविंग किसकी होगी मेरे को बताओ? ये पैसे इक्विटी वाला ही तो लेगा। इक्विटी वाले की क्या टोटल अर्निंग निकाल सकते हैं क्या हम ऐसे? देखो इक्विटी वाले की टोटल अर्निंग, एक तो इसकी खुद की अर्निंग कितनी है, ये 100 करोड़ पे 18.42% तो कमा ही रहा है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट आईआरआर है। तो 18.42 करोड़ तो इसकी ये कमाई है, प्लस ये जो कमाई यहां से उठा के लाएगा 10.26 करोड़ ये कमाएगा। तो टोटल कितना करोड़ कमाया इसने? 18.42 प्लस 10.26, 28.68% इसने कमाया टोटल, है ना। इन्वेस्ट कितना किया था इसने? 100 करोड़। तो इसकी जो प्रोजेक्ट आईआरआर, सॉरी इक्विटी आईआरआर है, वो कितनी आनी चाहिए? वो आनी चाहिए आपकी 28.68% के आसपास। समझ में आ रही बात? दिस इज योर शॉर्टकट ट्रिक। देखो इन्होंने एक क्वेश्चन में और चीज पूछी है आपको, एक तो इक्विटी आईआरआर पूछा है, एक प्रोजेक्ट आईआरआर पूछा है, ये तो हमने निकाल ही दिया। टैक्स इग्नोर कर, एक्सप्लेन डिफरेंस इन प्रोजेक्ट आईआरआर एंड इक्विटी आईआरआर। तो वो डिफरेंस ही मैंने समझाया आपको ट्रिक से, ताकि लैंग्वेज आप यहाँ से पढ़ सकते हो। Project IRR is 18.4, equity IRR is 28. This is attributed to the fact that XYZ Limited is earning 18.4% on the loan, but paying only 15%.
मतलब कंपनी 18.4% कमा रही है जबकि पे कितना कर रही है 15%. दैट द डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ फंड दैट इज 3.4%. 300 करोड़ का 3.4% किसके पास जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास. इसलिए उनकी जो अर्निंग है वो ज्यादा है. तो प्रोजेक्ट की अर्निंग 18.4 है, इक्विटी की अर्निंग ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो जितना कमा रहे हैं उससे कम दे रहे हैं लोन वाले. क्लियर? चलो अब कोई छोटा क्वेश्चन है तो देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन का तो है नहीं अभी टाइम. देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. सिंपल क्वेश्चन है एकदम. इलस्ट्रेशन नंबर 12. क्वेश्चन पढ़ो फटाफट. टेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एन एग्जिस्टिंग कंपनी. अगेन लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग कंपनी है, तो आप अजम्पशन ले सकते हो कि प्रॉफिट मेकिंग है. तो अगर फर्स्ट ईयर का लॉस है तो यहाँ से सेट ऑफ कर सकते हैं. दोनों अजम्पशन राइट है. आप ये भी अज्यूम कर सकते हो कि एग्जिस्टिंग कंपनी है बट हम उसको प्रॉफिट मेकिंग नहीं मान रहे. इज कंसिडरिंग अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पॉकेट वीडियो गेम इन्वॉल्विंग अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 600 lakhs. तो स्टार्टिंग में 600 लाख रुपए लगेंगे. एक तो आपके एक वर्किंग कैपिटल लगेगी 150. तो दो अमाउंट को मैं कर देता हूँ मार्क. कैपेसिटी ऑफ प्लांट दे रखी है 12 लाख यूनिट की, और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है आपका वो दे रखा है. तो देखो अगर फर्स्ट ईयर में यूटिलाइजेशन करोगे 1/3 मतलब 4 लाख यूनिट का प्रोडक्शन, सेकंड में 8 लाख यूनिट का प्रोडक्शन, फिर 10.8 लाख यूनिट का प्रोडक्शन, और फिर 12 लाख यूनिट का प्रोडक्शन. ये 6 साल का डेटा दे रखा है. एवरेज प्राइस पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी 200. सेलिंग प्राइस 200 रुपए है. कंट्रीब्यूशन 40% है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट 60% है. एनुअल फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन दे रखी है 480 लाख फ्रॉम थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स. मतलब 3, 4, 5, 6 ईयर की तो 480 लाख है, फर्स्ट ईयर की 240 lakhs है, सेकंड ईयर की 360 lakhs है. एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखी है 33 1/3%. नो अदर टैक्स रिलीफ आर एंटिसिपेटेड. रेट ऑफ इनकम टैक्स में भी टेकन एट 50%. At the end of the third year, an additional investment of 100 lakh would be required for working capital. Company, without taking into account the effect of financial leverage, has targeted a rate of return of 15%. मतलब ये आपकी डिस्काउंटिंग वेक्टर हो जाएगा. You are required to indicate whether the proposal is viable, giving your working note and analysis. Terminal value for fixed asset may be taken at 10%. Terminal value का मतलब salvage value. फिक्स का असेट देखो, फिक्स्ड असेट 600 लाख के खरीदे थे तो 600 लाख का 10%, 60 लाख की साल्वेज वैल्यू तो है आपकी फिक्स्ड असेट्स की. एंड करंट असेट्स के 100% साल्वेज वैल्यू. इसका मतलब क्या है कि जो वर्किंग कैपिटल आपने लगाई है वो 100% वापस आ जाएगी. कितनी वर्किंग कैपिटल लगाई थी आपने, बताओ? हाउ मच वर्किंग कैपिटल यू हैव इन्वेस्टेड? दो बार लगाई है वर्किंग कैपिटल आपने. स्टार्टिंग में 150 लगाई थी और थर्ड ईयर पे 100 लगाई थी. तो 250 लाख की टोटल वर्किंग कैपिटल आपके पास वापस आ जाएगी. कैलकुलेशन में भी राउंडेड ऑफ टू लाख ऑफ रुपीज. ठीक है ना, आप लैक्स में कैलकुलेशन करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. For the purpose of your calculation, the recent amendment to the tax law with regard to balancing charge में भी ठीक है. ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बताओ मुझे, रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है कि नॉर्मल कैपिटल बस्टिंग का क्वेश्चन है? नॉर्मल है. नॉर्मल में क्या करते हैं, फॉर्मेट बनाओ, आउटफ्लो का, इनफ्लो का, बात खत्म. बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो ये. इलस्ट्रेशन 12. सबसे पहले क्या बनाना है, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो. वही पर्टिकुलर्स का कॉलम बनेगा और अमाउंट का कॉलम बनेगा. पर्टिकुलर्स में कॉस्ट ऑफ मशीन बता रखी है आपको 600 लाख.
लैक्स में लेना है ना, तो आप यहाँ ऊपर लिख दो इन लैक्स। 600 लाख की तो मशीन है, प्लस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एट T0 पे कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है? 150 लैक्स, प्लस पीवी ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एट T3 पे कितनी रिक्वायरमेंट है? 100 लैक्स की रिक्वायरमेंट है, इनटू पीवी फैक्टर करो। क्या रेट से करना है पीवी फैक्टर? देखो डिस्काउंटिंग रेट दे रखी है 15%, 15% से पीवी फैक्टर करो, कितना आएगा थर्ड ईयर का? 0.658, तो ये आ जाएगा आपका 66 लैक्स में करना है ना, राउंड ऑफ। चलो ठीक है क्या यहाँ तक? टोटल लगा दो, और कोई खर्चा है क्या? 816 लाख हो गया आपका पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। चलें सेकंड पे। नेक्स्ट पीवीसीआई, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो निकालना है आपको। फॉर्मेट बनाना है, एक तो पर्टिकुलर्स, एक अमाउंट के कितने कॉलम बनाने हैं वो देखो आप। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखा करो कि हर साल का डेटा सेम है या अलग अलग है। चलो चेक करो, बताओ मुझे, हर साल का डेटा सेम है कि अलग अलग है? क्योंकि सेम होता है तो फिर हम शॉर्टकट पे चलते हैं। अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है तो कॉलम बनेंगे अलग अलग। अच्छा इसमें बोल रखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, 4 to 6 का डेटा सेम है क्या? देखो तो इनका हम एक साथ बना सकते हैं। क्या 4 to 6 का डेटा सेम है क्या? नहीं है सेम। क्यों नहीं है? क्योंकि डेप्रिसिएशन WDV मेथड पे दे रखा है, और WDV में हर साल का डेप्रिसिएशन क्या होता है? अलग अलग, है ना। तो 4 to 6 का डेटा भी सेम नहीं है, केवल 4 to 6 का प्रोडक्शन सेम है। तो आप यहाँ कॉलम बनाओगे हर साल का एक कॉलम, तो यहाँ 6 कॉलम बनेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है जी, आगे बात समझ में। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख दोगे प्रोडक्शन इन यूनिट्स, यूनिट्स में प्रोडक्शन बता दो कितना है। फर्स्ट ईयर में 4 लाख, फिर 8 लाख, फिर 10,80,000, फिर 12 लाख, फिर 12 लाख, फिर 12 लाख। ठीक है जी। अब आप यहां स्टार्ट कर दो फॉर्मेट अपना। सेल्स, सेल्स कितनी दे रखी है? देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखी है आपको 200 रुपए की। 200 से मल्टीप्लाई करते जाओ प्रोडक्शन को, 800, 1600, इसको करेंगे 200 से तो 2160, 2400, 2400। देखो ऐसे क्वेश्चन केवल लेंथी होते हैं, बाकी इनमें कुछ भी नहीं है, फॉर्मेट फिल करते जाओ। सेल्स में से क्या लेस करते हैं? अब आप फटाफट फटाफट बताओ, चेक करना चाहता हूं मैं, आप बता सकते हो क्या? सेल्स में से क्या लेस करेंगे? सारे खर्चे ना। कौन कौन से खर्चे दे रखे हैं क्वेश्चन में? एक तो वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, कंट्रीब्यूशन 40% दे रखा है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 60%। करो इसका 60 माइनस 480 माइनस 960 माइनस 1296 माइनस 1440 माइनस 1440 माइनस 1440। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट के बाद नेक्स्ट आ जाओ। अब क्या क्या खर्चे हैं अच्छे से रीड करना, कोई छूट नहीं जाना चाहिए क्वेश्चन। एनुअल फिक्स कॉस्ट दे रखी है, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट
फर्स्ट ईयर की 240 लैक्स दे रखी है, सेकेंड ईयर की 360 लैक्स दे रखी है, और उसके बाद बोल रखा है कि थर्ड ईयर से 480। चलो अगला कॉस्ट देखो क्या है, डेप्रिसिएशन। लेस करो डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, इसका एक वर्किंग नोट बना सकते हैं हम, और चाहे तो यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। शॉर्टकट ट्रिक भी है, पर आपको बनाना है वर्किंग नोट नंबर 1 डेप्रिसिएशन के लिए। क्या करेंगे, ईयर का कॉलम बनेगा एक, तो एक ओपनिंग WDV, डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग WDV। ईयर 1 2 3 4 5 6। कितने रुपए का मशीन खरीदा हुआ है, कॉस्ट क्या थी मशीन की, 600 लैक्स, और WDV की डेप्रिसिएशन की रेट क्या है, 1/3। डेप्रिसिएशन की रेट है 1/3, तो 600 का 1/3 कितना, 200। तो क्लोजिंग WDV कितनी, 400। 400 के बाद डेप्रिसिएशन कितना, 400 का 1/3, 133, है ना। मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 133। तो 400 माइनस 133, 267 क्लोजिंग WDV। फिर 267 का 1/3, 89। तो क्लोजिंग WDV 178। फिर 178 का 1/3, 59। क्लोजिंग WDV 119, 119 का 1/3, 40। 79 क्लोजिंग WDV, 79 का 1/3, 26। तो क्लोजिंग WDV 53। एक बार फटाफट बोलो, ये टेबल समझ में आ गई सबको, सिंपल सी एकदम, WDV डेप्रिसिएशन क्लोजिंग WDV। चलो अब ये डेप्रिसिएशन उठा के लिख दो आप, कितना है एक बार आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर बताते रहना, फटाफट कर लो। 200, 133, 89, 59, 40, 26। कितना कितना था, 200, देन 133, फिर 89, 59, 40 और 26। चलो वेरी गुड। अब आ जाओ आगे, और कोई खर्चा देखो डेप्रिसिएशन के बाद। कुछ नहीं है, नथिंग। लेस कर दो, लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। करो लेस। पहले साल में तो लॉस है, फिर 147 का प्रॉफिट है, फिर 295 का प्रॉफिट है, फिर 421 का प्रॉफिट है, $440, 454।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से क्या लेस करना है? टैक्स। कितना देर का टैक्स? टैक्स 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 50%। देखो 50% टैक्स लेस कर दो। अब यहाँ पे अगेन वही बात आ रही है, फर्स्ट ईयर का क्या एजम्पशन लेना है? देखो एक बार इनके हिसाब से मैच करवा देता हूँ मैं, इन्होंने जो भी एजम्पशन ले रखी है फर्स्ट ईयर में इन्होंने ले रखा है 60 का, ठीक है। अज्यूम किया है इन्होंने अब की बार फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट मेकिंग मानते हुए यहाँ पे टैक्स शील्ड दे दी, प्लस टैक्स शील्ड। तो फर्स्ट ईयर में तो आप 60 ऐड करेंगे, बाकी सब ईयर में लेस कर देंगे। 50% लेस करो, 74 लेस होगा यहाँ पे 148, यहाँ पे 211, यहाँ पे 220, यहाँ पे 227। ओके। अब देखो इसको ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा ना। लिखो या नहीं लिखो, डायरेक्ट कर सकते हैं फॉर्मेट में। प्लस डेप्रिसिएशन कर दो। डेप्रिसिएशन कितना है? ऐड करते जाओ, यहाँ पे 200, 133, 89, 59, 40 और 26। देखो इतना करने से कैश इनफ्लो आ जाएगा, बट लास्ट ईयर एडजस्टमेंट करना है आपको। क्या क्या एडजस्टमेंट है लास्ट ईयर में? एक तो वर्किंग कैपिटल की रिकवरी, कुछ क्वेश्चन में बोल रखा है 100% है, तो पूरी 100%, 250 लैक्स वापस आ जाएंगे। एक प्रोजेक्ट की सालवेज वैल्यू कितनी है? प्लस सालवेज वैल्यू 60 लैक्स, 600 लाख का 10% लिखा हुआ था। एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, टैक्स ऑन कैपिटल गेन और टैक्स शील्ड ऑन कैपिटल लॉस, ये निकालो। इसका फॉर्मेट बड़ा ही सिंपल है। नेट सेल प्रोसीड्स लिखो पहले, तो कितनी है नेट सेल प्रोसीड्स? नेट सेल प्रोसीड्स है आपकी 60 लैक्स की। और WDV एट T6 पे WDV कितनी है? देखो ऊपर शीट बना रखी है हमने, इसमें पता लग जाएगा। 53 की WDV है। बताओ मुझे, कैपिटल गेन होगा या कैपिटल लॉस होगा? कैपिटल गेन हुआ है कि कैपिटल लॉस हुआ है, बोलो। गेन हुआ है ना, कैपिटल गेन। कितने का कैपिटल गेन हुआ है? 7 लैक्स का। तो टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 50%। तो राउंडेड ऑफ में लिख रहा हूं मैं 4, 3.5 होगा पर 4 लिख देंगे, है ना, क्योंकि राउंड ऑफ करके लिखना है हमको सब। ये लो जी। तो लास्ट आपके यहाँ पे लेस कर देंगे टैक्स ऑन कैपिटल गेन, वर्किंग नोट नंबर 2। 4 लाख का टैक्स लग जाएगा। और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बात खत्म। यहाँ टोटल लगा दो, ये आपकी आ जाएगी कैश इनफ्लो। वन 206, 236, 269, 260, 559। ये लो जी। अब क्या करना है? दिस इज योर कैश इनफ्लो।
अब यहाँ आप लिखेंगे पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 15%, ठीक है, और यहाँ से आपकी आ जाएगी पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, एंड थर्ड स्टेप हो जाएगी आपकी टोटल पीवी ऑफ कैश इनफ्लो जो कि सेकंड स्टेप से आया, लेस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो जो कि आपका आया था 816 लाख, तो ये आपकी आ जाएगी एनपीवी। चलो ये काम आपको करना है, पीवी फैक्टर लगा के कितना पीवीसी आ रहा है निकालो। अभी अगर क्लास स्टार्ट होने वाली है तो आप ये होमवर्क में कर लो, और अगर कोई क्लास नहीं है तो अभी कर लो। डेप्रिसिएशन बताऊं, डेप्रिसिएशन उन्होंने बोला है 33 1/3% लगाना है, इसका मतलब होता है 1/3, और डेप्रिसिएशन हमेशा ओपनिंग डब्ल्यूडीवी पे लगता है, ठीक है। तो देखो हमने टेबल इसीलिए ऐसी बनाई है। शॉर्ट ट्रिक बतानी क्या, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, वैसे तो शॉर्ट ट्रिक मत लगाना, एग्जाम में टाइम नहीं हो तो ही लगाना। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन तो निकाल लेना, और उसके बाद जैसे डेप्रिसिएशन की रेट अगर 1/3 है ना, तो इसका 2/3 करते जाओ। तो करना क्या होता है, कैलसी पे आप पहले 2/3 लिख लो, फिर आप करो मल्टीप्लाई 200 से, तो ये आ जाएगा सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, फिर इक्वल टू दबाते जाओ, डेप्रिसिएशन आता जाएगा। देखो करके कैलसी पे आ रहा है क्या, पहले 2/3 दबा दो, फिर इंटू 200 कर दो, तो इससे सेकेंड ईयर का आ जाएगा 133, फिर इक्वल टू दबाते जाओ, आता जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट ट्रिक है, बट ये शॉर्टकट ट्रिक तभी लगाना जब एग्जाम में आपको ऐसे लगे कि टाइम शॉर्ट है, क्वेश्चन कंप्लीट करना जरूरी है, वर्किंग नोट का टाइम नहीं है। ठीक है, तो अब इसके पीवी फैक्टर लगा के और पीवी आपको निकालनी है, कर लोगे ये काम आप। क्योंकि अभी आपका क्लास का टाइम खत्म हो गया, नई क्लास स्टार्ट होने वाली है। चलो ये आपके लिए होमवर्क के लिए है, बाकी का डिस्कशन करते हैं कल।